इस वक्त पेरिस में एक बड़ी बैठक चल रही है। यूरोप के सारे नेता वहां पहुंचे हैं। ट्रंप ने अपने दूत भी भेजे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के खिलाफ साउथ अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा गुस्सा है। सड़कों पर हजारों की भीड़ ट्रंप की हिटलरशाही का विरोध कर रही है। अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक नेटो बिखरने के कगार पर है। जर्मनी के चांसलर दिल्ली आ रहे हैं। जिनपिंग साउथ कोरिया में बैठक कर रहे हैं। पुतिन ने आज वो बात कह दी जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। क्या विश्व शक्तियों की अगली टक्कर ईरान के मैदान में होगी? कौन किधर से लड़ेगा? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या अगला विश्व युद्ध इस तरह से होगा? एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ रूस और चीन होंगे। फ्रांस और ब्रिटेन किसकी तरफ जाएंगे? यूरोप में एक युद्ध रूस यूक्रेन के बीच पहले से चल रहा है, जिसमें 26 मुल्क फंसे हुए हैं। अब लैटिन अमेरिका में भी ट्रंप ने युद्ध शुरू करा दिया है। अभी तक ज्यादातर युद्ध यूरोप और एशिया में होते थे। 36 साल बाद लैटिन अमेरिका में युद्ध शुरू हुआ है। वेनेजुएला का युद्ध बहुत तेजी से क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, पनामा, बोलीविया तक फैल सकता है। यह तब होगा जब अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन इसमें कूदेंगे। अमेरिका की वॉर मशीनरी उससे पहले ही नया मोर्चा खोल देगी। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट फुल एक्शन में आ चुके हैं। इजरायल की एयरफोर्स बड़े मिशन की तैयारी में है। एयरफोर्स के साथ इजरायल की नेवी भी फुल एक्शन में आ गई है। दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करने का सामान रेडी कर लिया गया है। किस फाइटर जेट से आईआरजीसी का हेडक्वार्टर उड़ाया जाएगा? किससे तेहरान को नेस्तनाबूद किया जाएगा? कौन सा फाइटर जेट सटीक निशाने से बंकर बस्टर बम गिराएगा? इसकी रिहर्सल 48 घंटे से इजरायल कर रहा है। लेबनान में लगातार बम गिर रहे हैं। हिजबुल्लाह के बचे खुचे ढांचे हवा में उड़ रहे हैं। नेतन्याहू साउथ लेबनान में भीषण बमबारी करके खामेनेई को डरा रहे हैं। अब इजरायल का हमला ईरान पर होने वाला है। नेतन्याहू को ट्रंप से ग्रीन सिग्नल मिल गया है। We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. ट्रंप की चेतावनी के बावजूद खामेनेई ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की खुली छूट दे दी है। ईरान में पुलिस प्रदर्शनकारियों को लोहे की चेनों से पीटकर खाल उतार रही है। प्रदर्शनकारियों का मुंह बंद करने के लिए उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं।
ईरान की बासिज पुलिस प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसकर फायरिंग कर रहे हैं। सत्ता विरोधी आंदोलन को तोड़ने के लिए ईरान में जगह जगह शूट एट साइट के विभत्स दृश्य दिखाई दे रहे हैं। बासिज ईरान की रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं है, यह आईआरजीसी के अंडर काम करने वाली खामेनेई की मिलिशिया पुलिस फोर्स है। जिन शहरों में सत्ता विरोधी आंदोलन ज्यादा तेज है वहां इन्हें लगाया गया है। इन्हें तभी लगाया जाता है जब ईरान की इस्लामिक सत्ता को आंदोलन से डर सताता है। खामेनेई की बासिज फोर्स हो या आईआरजीसी, उनकी गोलियों का डर अब ईरानी जनता के मन से निकल चुका है। आंदोलनकारी उनकी गाड़ियों को फूंक रहे हैं। खामेनेई के लिए ईरान में दिन कम होते जा रहे हैं। ईरान में सरकारी बिल्डिंगों से आग के शोले उठ रहे हैं। आंदोलनकारी इस्लामिक सत्ता को चलाने वाली इमारतों में आग लगा रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ आग पूरे ईरान में फैल चुकी है। ईरान शिया इस्लामिक देश है, अब वहां शिया धार्मिक स्थल भी सेफ नहीं है। महंगाई और बदहाली से परेशान अवाम शिया धार्मिक स्थलों को फूंककर इस्लामिक रिजीम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। आईआरजीसी ने उन लड़कियों को अगवा करना शुरू कर दिया है जो मूवमेंट की आवाज बन रही हैं। ये रहाले हैं जिन्हें प्रदर्शनकारियों के बीच से उठा लिया गया। कई दिन से उनका अता पता नहीं है। घर वालों ने खामेनेई की सरकार पर रहाले की हत्या करने का आरोप लगाया है। ईरान में सत्ता विरोधी आंदोलन 100 शहरों में फैल चुका है। 10 दिन में 35 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई है। 1200 से ज्यादा को खामेनेई सरकार ने हिरासत में ले लिया है। Massive crackdowns, internet being shutting down, mass murders, things that have happened in the past. But I do want to point out that even a single casualty at the hands of the terrorist Islamic dictatorship is a tragedy to us Iranians. The fact that right now we are able to count the number of casualties on both hands, that's never happened before. The Islamic Republic is not as strong as it used to be. And a big reason for that is the 12-day conflict between Israel and the Islamic Republic back in the summer, where Israel significantly weakened the proxy forces of the terrorist Islamic Republic, significantly weakened. खामेनेई जितना आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलनकारी उतनी ही ताकत से ज्यादा संख्या में सड़कों पर आ रहे हैं। डेथ टू खामेनेई के नारे लगा रहे हैं। वेनेजुएला की तरह ईरान भी चीन और रूस का करीबी है। अब सवाल उठता है कि क्या चीन और रूस उसके लिए उसी तरीके से लड़ने आएंगे जैसे अमेरिका इजराइल के लिए लड़ने आता है। चीन ने कभी कोई बड़ा युद्ध सीधे नहीं लड़ा, इसलिए ईरान के मैदान में वो आने की कोशिश भी नहीं करेगा। पीछे से चोरी छुपे हथियारों का सपोर्ट दे सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फिर अमेरिका को ताइवान को बड़े घातक हथियार देने से रोक नहीं पाएगा। ऐसे में ईरान युद्ध में चीन के डायरेक्ट कूदने की गुंजाइश बहुत कम है। अब जहां तक रूस का सवाल है, मिडिल ईस्ट में वो अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसकी शुरुआत हथियारों की सप्लाई से हो चुकी है। ईरान का दावा है कि रूस ने उसे इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है। ऐसे में इस्कंदर मिसाइलें इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। वैसे भी रूस इस्कंदर मिसाइल का जो वर्जन दूसरे देशों को देता है वो सिर्फ 280 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। ऐसे में ईरान इन मिसाइलों से अपने एयर स्पेस में आने वाले इजरायली फाइटर जेट को टारगेट कर सकता है। रूस ने वेनेजुएला के मामले में कोई डायरेक्ट दखल नहीं दिया। वेनेजुएला को ऐसे हथियार भी नहीं दिए जो अमेरिका के लिए खतरा हो। ईरान के मामले में भी पुतिन डायरेक्ट दखल देकर ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहेंगे। पुतिन को ईरान वेनेजुएला से ज्यादा जरूरत ट्रंप की है ताकि यूक्रेन युद्ध में वो अपने टारगेट हासिल कर सकें।
रूस यूक्रेन का पीस प्लान जमीन पर कब्जे को लेकर अटका हुआ है। ज़ेलेंस्की युद्ध में हारी हुई जमीन रूस को सौंपना नहीं चाहते। पुतिन बिना डॉनबास लिए पीस प्लान पर साइन नहीं करने को तैयार हैं, इसलिए युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। तबाही पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम, उत्तर और दक्षिण यूक्रेन में भी शुरू हो गई है। रूस ने अब यूक्रेन और नाटो देशों को शाहिद ड्रोन में एक और मॉडिफिकेशन कर सबको चौंका दिया है। रूस ने इसमें हीट सीकिंग मिसाइल फिट कर दी है, जिसे रात में यूक्रेन के फाइटर जेट और रेडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर पाते। मिसाइल से लैस ड्रोन जब अटैक करता है तो तबाही कई गुना बड़ी हो जाती है। ज़ेलेंस्की अपने पार्टनर से मिलने अब पेरिस पहुंच चुके हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद पेरिस में ही ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ और दामाद कुशनर से पीस प्लान पर बात होगी। इसमें नाटो के 26 देश भी शामिल होंगे। पेरिस पहुंचने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि दिसंबर में यूक्रेन ने रूस को युद्ध के मोर्चे पर बहुत झटका दिया है। रूस के 35,000 सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। कंक्रीट स्टेप पहले ही लिए जा चुके हैं, जो प्रभावी साबित हो रहे हैं। दिसंबर में 35,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वीडियो फुटेज से इसकी पुष्टि की गई है। नवंबर में 30,000 और अक्टूबर में 26,000 रूसी सैनिक मारे गए थे। मारे गए रूसी सैनिकों का बढ़ता नंबर युद्ध के मोर्चे पर लिए गए सही फैसलों का परिणाम है। ज़ेलेंस्की ऐसे आंकड़े पेश कर यूरोप और नाटो के नेताओं को यह बताना चाहते हैं कि वो अब भी रूस को हरा सकते हैं। अगर यूरोप ज़ेलेंस्की की बातों पर यकीन करता है तो फिर जनवरी में पुतिन महातबाही मचाने से नहीं रुकेंगे। पेरिस मीट से पहले पुतिन ने यूरोप के नेताओं को बहुत सख्त लहजे में बताया है, अगर दुनिया के नक्शे से कोई रूस को मिटाने की साजिश करेगा तो फिर वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल देंगे। अगर कोई रूस को खत्म करने का फैसला करेगा तो हमारे पास उसको जवाब देने का कानूनी हक है। हाँ, मानवता के लिए ये वैश्विक डिजास्टर होगा, पूरी दुनिया के लिए ये महाविनाश होगा। लेकिन एक रूसी नागरिक और रूस के प्रेसिडेंट के तौर पर मेरा एक सवाल है, हमें एक ऐसी दुनिया क्यों चाहिए जहां रूस की ना हो? 1990 तक दुनिया का शक्ति संतुलन दो खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका और यूरोप थे, दूसरी तरफ रूस और दूसरे सहयोगी देश। ट्रंप ने बेताज बादशाह बनने के लिए वेनेजुएला पर स्ट्राइक कर दी। राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका की बदनाम जेल में डाल दिया। ट्रंप के इस पैंतरे से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर फिर बदलता दिख रहा है। वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक हुई। इसमें खुलकर खेमेबाजी दिखी। रूस चीन ने अमेरिकी हमले का तीखा विरोध किया। यूरोप बटा हुआ देखा। फ्रांस ने विरोध जताया। ब्रिटेन ने बीच की लाइन पकड़ी, ना विरोध किया ना सहयोग किया। अगर वोटिंग होगी तो ब्रिटेन एब्सेंट रहेगा, मतलब खुलकर नहीं, अंदर ही अंदर अमेरिका के साथ है। जर्मनी ने भी खुलकर अमेरिका का विरोध किया, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है। यूएस ने भी अमेरिका के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हैं। मार्को रूबियो ने यूएन की दलीलों को फालतू करार दिया। जो अमेरिका कहता है वही सही है, यूएन की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। Venezuela's not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in the UN. I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States and he's a fugitive of American justice. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, 5 देशों के पास वीटो पावर है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। अभी तक फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले और ग्रीनलैंड को जबरदस्ती लेने की धमकी के बाद फ्रांस अब अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ब्रिटेन भी खुलकर उसके साथ नहीं है। नाटो में 3 ही देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। अमेरिका के पास 5,177, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290। ऐसे में नाटो का क्या होगा? क्या नाटो खत्म हो जाएगा?
ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बयानबाजी से नाराज डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। ग्रीनलैंड तो क्या, अगर ट्रंप ने किसी भी नाटो देश पर हमला करवाया तो नाटो के परखच्चे उड़ जाएंगे। 32 देशों का सैन्य संगठन छिन्न भिन्न हो जाएगा। vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op. Threats, pressure, and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own. That has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt. No matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. ट्रंप के सनकीपन से दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा विरोध साउथ अमेरिका के देशों में हो रहा है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हजारों लोग ट्रंप को कोस रहे हैं। एक और साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना में हजारों लोग ट्रंप का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं। अर्जेंटीना के प्रदर्शनकारी ट्रंप की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। दरअसल साउथ अमेरिका के छोटे देशों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने जो वेनेजुएला के तेल के लिए खेल खेला है, वो कभी भी दूसरे छोटे देशों पर किसी बात के लिए खेला जा सकता है। For the longest time that I can possibly remember in my lifetime, we've never had America bombing a Latin American country. So this is historic and chilling. This sets a very important precedent.